कोई जिस्म का हिस्सा काटा जाता है और जैसे बाजू इंजरी में कट गया, काट दिया गया और कोई हिस्सा, तो उसका वो ठुंड सा पीछे बचता है जो जहाँ से कटी जाती है बाजू जो, और उसका जो ठुंड होता है उसका भी बड़ा पेन होता है। और उसके लिए मैं आपको बताऊँ, बड़ी एलियम सीपा, और एलियम सीपा के अंदर लिखा भी हुआ है बाकायदा कि ये ठुंड की दवाई है। और फिर इंजरी के बाद स्कार रह जाते हैं, और वो बहुत दफ़ा लोगों की हार्ट की इंजरी होती है, सर्जरी होती है, उसके बाद बड़े स्कार रह जाते हैं। वो स्कार जो है ना वो हील नहीं होते, मोटे मोटे क्लाइड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास थायोसिनम है, थायोसिनम। इसी तरह आपकी ये जो एक इंजरी है, और जैसे ये एंकल की इंजरी होती है जो आपके टखने की, और टखने की स्प्रेन और मोच बड़ा तंग करती है, और बाद लोग इसके एब्चुअल हो जाते हैं इस इंजरी की। इसकी भी स्पेसिफिक दवाई है नेट्रम कार्ब। और यहाँ एक और दवाई बड़ा अच्छा काम करती है इंजरी में, जो एब्चुअल स्प्रेन आ जाता है, एग्नस कॉस्टस, एग्नस कॉस्टस। और आपको अगर नर्व इंजरी में एज ए इंटरकरंट रेमेडी का फ़ायदा कोई भी ना दे रही हो तो सल्फर 30 की डोज दे दें, फिर फ़ायदा हो जाएगा। वलेराना दें 1 डोज, फिर दवाई रिपीट करेंगे, फिर फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और जहाँ ज़ख़म नहीं बढ़ते तो सलेशिया का इस्तेमाल करें, हैपर सल्फ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा ठीक कर देती है। आप जहाँ ज़ख़म नहीं बढ़ते इंजरी के, आप एंथ्रेक्सिनम, बेसिलिनियम, ग्रेफाइट दे के फिर सलेशिया दे दें, फिर देखें कैसे ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। इसलिए होम्योपैथी कोई जगह छोड़ती नहीं है। तो इंजरी के अंदर आपने तो सिर्फ आर्निका को याद रखा होगा ना, यार चलें जी रूटा है, सिम्फाइटम है, लेकिन इंजरी के अंदर बहुत दवाइयाँ हैं भाई, इंजरी के अंदर बहुत दवाइयाँ हैं, और इंजरी के इफेक्ट्स की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कुछ सेटिस्फेक्शन होगी जी इंजरी में? कोशिश तो मैंने की है कि मैं इंजरी की कोई दवाई छोड़ी नहीं है। हाँ, आई इंजरी रह गई है। अच्छा, आई इंजरी जो है ना, मुझे बड़े मज़े के मेरे केस ठीक हुए हैं जिनकी बिल्कुल नज़र चली गई, और सिर्फ वो एक्यूट इंजरी नहीं थी, उनको 2-2, 3-3, 4-4 साल गुजर गए थे। और मेरे पास एक बच्चा अभी भी यहाँ इस्लामाबाद में ही होता है, उसका नाम मुजतबा है, वो ठीक हुआ है। एक इंडियन था, कॉन्सुलेट का बच्चा था, वो ठीक हुआ है। और ये जो इंजरी की वजह से डिटैचमेंट हो जाती है, जो पर्दा जो है ना उखड़ जाता है, ये सर्जरी से भी ठीक नहीं होते। और इंजरी में मैं आर्निका, हाइपेरिकम, और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं सिम्फाइटम के, बहुत अच्छे। मेरे पास एक केस है अभी, उसका रेटिना डिटैचमेंट का केस है, और वो है बेसिकली डायबिटिक, और उसकी बहुत बेचारा फेरा है वो बंदा। और उसको मैंने उसको सिम्फाइटम लगाई हुई है, और अब माशाल्लाह उसकी नज़र जो है ना वो आनी शुरू हो गई है। अब ये सिम्फाइटम इंजरी की दवाई थी, और मैंने इसको इसलिए यहाँ लगा दिया कि शुगर की वीकनेस की वजह से, शुगर की आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से ये इंजरी हुई है। और शुगर की वजह से यहाँ इंजरी हो जाती है, आपकी कैपिलरीज की इंजरी हो जाती है, पर्दा उखड़ जाता है, और ये वीकनेस की वजह से इंजरी होती है। और वो बंदा, मैं खुद बड़ा खुश हूँ
कि ये बड़ा अजीबोगरीब केस था कि आप सोचें कि सिम्फाइटम की तरफ ध्यान भी नहीं जाता आपका, लेकिन उसकी डायग्नोसिस ये थी कि इसका जो रेटिना है वो डिटैच हो गया है, उखड़ गया है। तो मैंने कहा मैं सिम्फाइटम लगा के देखता हूँ। तो सिम्फाइटम मैंने लगा के देखी तो वो उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 200 की मैं उसको सुबह दोपहर शाम दे रहा हूँ, 200 की। लेकिन साथ हम शुगर की जो हमारी दवाइयाँ चलती हैं, कालीफास, कास्टिकम, वो तो उसकी चल रही है। वो पहले मेरे पास वो काफ़ी अरसे से था, कोई 6 महीने साल से चल रहा है, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। पिछले कोई 1.5 महीने पहले वैसे ही मैं आया तो मैं बाद दफ़ा आप सोच रहे होते हैं, बड़ी बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें जहन में आती हैं। वो कहते जी मेरा डिटैचमेंट, मेरा आइज, मैंने 2-3 दफ़ा सर्जरी करानी। डिटैचमेंट पे मैं उधर घुस गया, डिटैचमेंट पे मेरा ध्यान चला गया कि यार मैं इंजरी की क्यों ना दवाई लगा के देखूं। और सनफाइटम अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि आंखों की इंजरी की बहुत बड़ी दवाई है। यहाँ इंजरी जो है ना, ये आंखों की जो इंजरी होती है, ये शुगर वाले मरीजों की जो बारीक नालियाँ होती हैं, ये ब्लीड कर जाती हैं, फट जाती हैं। यहाँ हम कैलेंडोला का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं जहाँ ब्लीड होती है। कालीफास, कास्टिकम, फिर कैलेंडोला देते रहते हैं, तो उससे उनकी जो है ना, साथ चूँकि नर्वस मेडिसिन चल रही होती है, नर्व थोड़े मजबूत हो जाते हैं, और जो है वो साथ जो है कैलेंडोला उसकी रिपेयर करती रहती है। आप उसको अर्निका भी दे सकते हैं, कैलेंडोला भी दे सकते हैं, और साथ आप उसको जो हमारे जैसे एलेक्जोन 200 दे दी, ओपियोसो की दे दी, ये साथ उस पर रखेंगे तो वो आंखों की जो ब्लीडिंग होती है, जो लेज़र से भी बाद दफ़ा नहीं ठीक होती, तो वो होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो जाती है। चलें जी अगले टॉपिक पे आते हैं, आगे चलते हैं। नहीं, वो इन्फेक्शन के दैट इज़ अनदर थिंग। अगर तो इंजरी की वजह से होता है तो इंजरी की तो ये दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं। नहीं का वो पर्दा डिटैच कान का अगर हो सकता है तो वो है, लेकिन डिटैचमेंट में आप आर्निका सिम्फाइटम दे सकते हैं। लेकिन ये तो मेरा केस इम्प्रूव हुआ है, तो मैं केस आपके सामने मैंने रखा है, क्योंकि मैंने एक अपनी फ़िलोसफी, एक सोच पे कि मैंने कहा मैं यूं करके देखूं तो शायद बेहतर हो जाता। क्योंकि जो केस हमारे नहीं ठीक होते तो ज़ाहिर हमारे जहन में वो फिरते रहते हैं, फिरते रहते हैं, फिरते रहते हैं। चलें जी आगे। क्या चीज़? वो मैंने बताया। देखिए वहाँ पे आपको ये जहन कि वो बेसिकली वीक फीमेल्स होती हैं, कमज़ोर कमर होती है। और कमज़ोर कमर जो होती है वो बच्चे जनने से या किसी वजह से काली कार बहुत अच्छा करेगी। काली कार, काली कार दें, एक्चुअल जो एक्चुअल बार बार मोच आती है वो नहीं आएगी फिर, काली कार। चले जी आगे चलते हैं, टॉपिक लाएं जी अगला। आगे आगे जी गोट। गोट जो है वो बेसिकली आपके पास बंदा आ जाता है कि मैं कल तो बिल्कुल ठीक था जी, वो सर जी पता नहीं रातों रात क्या हुआ मेरे साथ कि जी मेरे अंगूठे में पेन शुरू हो गया, मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, मैं तो चलने के काबू नहीं। ये ऑन एंड फॉन, ये एक्यूट इमरजेंसी है, ये एक्यूट इमरजेंसी है। लेकिन आपको गोट को समझना है कि गोट है क्या, और गोट के साथ मैंने कंपैरिजन भी डाला है। बेसिकली गोट तो जो है वो यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से गोट होता है, ये ध्यान में रखें। यूरिक एसिड जब बढ़ेगा तो वो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं जोड़ पे, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, और ये यूरिक एसिड की ज्यादती होती है, और इसकी बड़ा सीवियर पेन होता है। लेकिन हम कंपैरिजन जरा करते हैं। अब ये जो जोड़ों के दर्द है ना, जोड़ों के दर्द, ये इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह
हाँ जी, यहाँ रखें। इसमें मैंने कंपैरिजन लिखा है, सुबह भी मैंने इसको लिखवाया कि मैंने कहा लिखो, when we treat any type of joint pain we must differentiate between causative factor of the disease and its pathology। कि जब आपके पास जोड़ों का दर्द का मरीज आया तो कम से कम उसको डिफ्रेंशिएट ज़रूर करें पहले कि आया ये गोट है, आया ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है, आया ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है, आया कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल आर्थराइटिस है, या रूमेटिक फीवर का आर्थराइटिस है। तो ये आपने डिफ्रेंशिएट करना और उसकी पिक्चर में आपको बताता हूँ कैसे होती है। मसलन गोट क्या है, गोट तो जो होगा वो इंक्रीज यूरिक एसिड एंड डिपॉजिट मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल बनते हैं और वो क्रिस्टल वहाँ डिपॉजिट होते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है और जोड़ में पेन शुरू हो जाता है। ये तो यूरिक एसिड का पेन है। और ये ध्यान में रखें कि ये जो आपका बिग टो है, ये जब यूरिक एसिड गोट होगा तो ये एक साइड से स्वेल करेगा, पूरा जोड़ नहीं स्वेल हुआ होता। इसकी मैं पिक्चर भी आपको दूं, एक तरफ से स्वेल हुआ होता है। तो एक तरफ से स्वेल हुआ है और टो पकड़ा गया अगर पहले, तो ये समझे कि यूरिक एसिड है, ये गोट है। ये देखा ना, ये एक साइड स्वेल हुई है, देखा ना। ये अक्सर आप जूता उतार के कहें जरा पाँव दिखा, पाँव दिखा के एक साइड स्वेल होगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पूरा स्वेल कर जाएगा। तो ये, और साथ आपने इसको हमने दवाई दे देनी है, मैं इसकी अभी दवाइयाँ भी आपको बताता जाता हूँ। तो पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ, आगे चलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी जोड़ पकड़े जाएंगे, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जोड़ पहले पकड़े जाएंगे, ये। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, ये बेसिकली डिजेनरेटिव डिजीज है, उम्र के हिसाब से आती है। बच्चों में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। 15-20 साल का बंदा है ना, उसको आप इधर घुसेड़ देंगे, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया मेरे पास। ये बेसिकली हमारी डिजीज है कार्टिलेज बोन की, जो जोड़ के अंदर एक कार्टिलेज होती है, जो नरम हड्डी होती है। ये नरम हड्डी, जिसको हम कुशन भी कहते हैं, दो जोड़ों के दरमियान एक स्पेस है, उसके हड्डी के ऊपर कार्टिलेज बोन लगी हुई है, और कार्टिलेज बोन जो है वो डिजनरेट होती है। और ये आप जब पढ़ेंगे ना वो मटीरिया मेडिका, अब आप ये लेक्चर आज सुनेंगे तो आपको मटीरिया मेडिका पढ़ने में मजा आएगा आपको। वो लिखता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो लिखता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, वो लिखता है गाउट, यूरिक एसिड की बीमारियां, वो इस तरह लिखता है। आपको मैं कुछ दवाइयां आपको यहाँ सैंपल के तौर पे रखूंगा भी, फिर आप पढ़ेंगे ना मटीरियल मेडिकल तो आप कहेंगे अब नशा आ रहा है और अब मरीज की समझ आ रही है। और मैं मतलब हमारे तो ब्लंट मारते हैं ना, अनफन मारते हैं, ये जोड़ों के दर्द है, कोई आर्मी के फार्मिका रूफा दे रहा है, कोई कॉल्चिकम को दे रहा है, कोई लीडम दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप समझ के देते हैं, आप समझ के देते हैं, तो आपका कोई केस मिस नहीं होगा। अब आपको पता होना चाहिए जब ऑस्टियोआर्थराइटिस, बाद दफा आपके पास केस डायग्नोज हुआ आएगा, दिस इज द पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आपके जहन में क्या होना चाहिए कि ये जो कार्टिलेज बोन है ये डिके होनी शुरू हो गई है, इसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगी हैं। और ये एक तो एज वाइज आई है, अगर अर्ली एज वाइज आई है तो क्या हो सकता है कि फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, सिफिलिस है, सिफिलिस इसको डिजेनरेट करेगा, ट्यूबरकुलोसिस इसको डिजेनरेट करेगा, और इसको जो है आपका कोई ड्रग्स, कैंसर हिस्ट्री इसको डिजेनरेट कर सकती है, अर्ली एजिंग फैक्टर में आ सकता है। तो ये ध्यान में रखें कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आएगा
तो फिर क्या होगा, कार्टिलेज बोन का डिके शुरू होगा, कार्टिलेज बोन डीजनरेट, टूट फूट का अमल वहां शुरू हो जाएगा, उसकी दवाइयां ही बदल जाएंगी। लेकिन वो आप ध्यान में रखें कि वो बहुत कम एक्यूट में भी आते हैं, वो आस्ता है, वो एक जो सर जी पता नहीं 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये गोट तो रात को उसने खाया, जाके बाल्टी गोश्त किसी का मेहमान होया तो किलो गठाई खा गया, घर में तो नहीं ना किलो खाता। तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि रात को खाना बाहर तो नहीं खाया था, किसी के मेहमान तो नहीं थे, तो पता चल जाएगा। बाद हमारे जो है ना वो जब गोश्त खाते हैं तो फिर ये नहीं देखते, फिर रोटी नहीं खाते, फिर गोश्त ही खाते हैं, तो अगले दिन उसके जोड़ पकड़े होते हैं। डिफ्रेंशिएट, अच्छा आगे चलें जी, आगे चलें। गाउट का पता चल गया ना, गाउट, व्हाट इज द गाउट, व्हाट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आगे चलिए। रूमेटॉइड, अच्छा रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज, ये इनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी होगी। ये वो है कि आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो फॉरेन बॉडी के खिलाफ फाइट करता है, कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गया, कोई वायरस आ गया तो उसके खिलाफ हो गया। ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है कि ये जो शनाख्त है फॉरेन बॉडी की, ये कंफ्यूज हो जाता है, ये मरीज ये अपने अपने हेल्दी टिश्यूज को के खिलाफ फाइट शुरू कर देता है, आपके हेल्दी टिश्यू के अंदर फाइट शुरू कर देगा। और ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो बहुत सारी हैं, मसलन आपकी जो है सोराइसिस ऑटोइम्यून है, SLE ऑटोइम्यून है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून का मैं एक लेक्चर भी कर रहा हूँ तैयार कि मैं आइंदा ऑटोइम्यून पे जाऊंगा, एक सीरीज हम ऑटोइम्यून की। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको किताबों में इस तरह डिफरेंशिएट कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बोरक को पढ़ता हूँ तो बड़ा मजा आता है। उसने 150 साल पहले इसको बड़ा मजे का लिखा हुआ है, उसको नहीं पता था कि व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज, लेकिन उसने कुछ चीजें ऐसी टच की हुई हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि सीख सकते हैं, अगर आप ऑटोइम्यून को समझते हैं तो फिर आपको पता चल सकता है कि ये कहाँ कहाँ काम करती है। तो ये ध्यान में कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा कि ऑटोइम्यून ये डिजीज होगी, ये आपका मुदाफ़ती निज़ाम आपके अपने जिस्म के टिश्यूज को खाना शुरू करे। और ये क्या करता है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त पैथोलॉजी है। ये जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जैसे कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज के बाद एक साइनोवियल मेम्ब्रेन आती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम यह है कि ये जोड़ के अंदर सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, जो एक मादा सा लिक्विड सा, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसको खाना शुरू कर देता है, वो इसके अंदर खराबियां शुरू कर देता है ऑटोइम्यून वाला, और इसके जोड़ स्वेल होने शुरू हो जाते हैं। और ये मोस्टली पीछे से जोड़ स्वेल करना शुरू करेगा, मतलब ये रिस्ट को पहले पकड़ लेगा, फिर इस जोड़ को पकड़ लेगा, मतलब ऑस्टियो वाला ये पहले जोड़ पकड़ लेगा, ये पीछे से यहां से पकड़ेगा। समझ आइए कि जो मेम्ब्रेन है साइनोवियल में, आप बोरक को पढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें वहां मिलेंगी, मेरी बात है। आपको वहां लिखेगा गाउट, आगे लिखेगा यूरिक एसिड, आपको उसको ऑटोइम्यून का उस वक्त नहीं था डिस्कशन, उसने साइनोवियल फ्लूइड का जिक्र किया हुआ है, उसने साइनोवियल मेम्ब्रेन का जिक्र किया है। और जहां साइनोवियल मेम्ब्रेन की डिजनरेशन आएगी उसके अंदर प्रॉब्लम समझने के ये ऑटोइम्यून है। दवाई को पढ़ते हुए जहां साइनोवियल मेम्ब्रेन का जिक्र आएगा तो फिर ये समझ लें कि ये ऑटोइम्यून है, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन पे ऑटोइम्यून डिजीज असरअंदाज होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेशन है, गाउट यूरिक एसिड है। फिर आपके पास मरीज आएगा जो एक जोड़ सूजा होगा, घुटना सूजा हुआ है जी, मेरा पानी पड़ गया जी, डॉक्टर कहते हैं
दैट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियल आर्थराइटिस, कि कोई जरासीम जो है उसकी वजह से जोड़ पकड़ा गया है। इट इज जॉइंट पेन इन्फ्लेमेट जॉइंट विद जॉइंट फ्यून, वहां इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पानी पड़ जाएगा। उसका क्या काम करते हैं, वहां से सिरिंज लें, उसका वो पानी निकालें और उसका टेस्ट कराएं। उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा, सूडोमोनास होगा, टीबी हो सकती है, गोनोरिया हो सकता है, उसका कल्चर करा लें। ठीक है ना, मजे का इलाज है ना, आप समझ के जब करेंगे आपको नशा भी चढ़ेगा, फिर मरीज भी ठीक होगा। लेकिन आप अंधा दो, वो जी काल्ची कम नहीं काम कर लीजिए, वो मैंने लीडम दी कोई नहीं काम। अक्सर मुझे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, वो जी दवाई दसो जी, मैं क्या, वो जी मैंने लीडम भी दे दी, मैंने काल्ची कम भी दे दी, मैंने आर्निका भी दे दी, मैंने ब्रायोनिया भी दे दी, मैंने रस्टाग भी दे दी, मैंने फार्मिका रूपा भी दे दी। दवाई जो असल होगी उसने दी नहीं होगी, उसने समझ के नहीं दी, और उसको समझ है भी नहीं, उसको समझ है भी नहीं। मुझे तो खुदा की ये बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे तो दोस्त बड़े अच्छे हैं। ये लेक्चर मैंने पहले भी आज से काफ़ी अर्सा पहले डिलीवर किया हुआ है। मैं तो इमरजेंसी स्पेशलिस्ट भी मेरे ऑन बोर्ड था, मेरे पास रूमेटोलॉजिस्ट भी मेरे साथ ऑन बोर्ड था, मेरे पास जो है रेडियोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड था। बात आपको नहीं समझ। फिर हम वहाँ से मटीरियल मेडिकल से चीज़ें निकाल के एक आपको प्रिपेयर करके देते हैं, और ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस है। और इतना मज़े की साइंस है यार। आप जब ये इनको डिफ्रेंशिएट करना समझेंगे ना, इस लेक्चर को 2-4 दफ़ा सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा, फिर आप मज़े से इलाज करेंगे। मैं यकीन मानो, ये सिर्फ एक बंदा लेक्चर सुन ले और बार बोर्ड लगा ले कि मैं सिर्फ जोड़ों के दर्दों का इलाज करता हूँ, सिर्फ जोड़ों के दर्दों का, कभी मरीज नहीं टूटेगा। हम तो घूमते हैं ना जी, और ये जाके एक स्पेशलिस्ट कई कई साल बाद सीखता है, समझता है कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो कैसा होगा। एक और जोड़ों का दर्द आता है, वो बुखार के साथ आएगा। अच्छा, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, जो बैक्टीरियल जो आर्थराइटिस है, ये भी प्रेजेंट करेगा, साथ इसके बुखार भी होगा। जहां बैक्टीरिया वायरल को इंटर हो जाता है ना, वहां बुखार साथ ले आता है। और एक हमारा जो रूमेटिक फीवर है हमारा, अच्छा, रूमेटिक फीवर में भी जोड़ पकड़े जाते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी डिफरेंट होती है और उसका डायग्नोसिस भी डिफरेंट है। वो पहले मरीज आके कहेगा जी सर, डॉक्टर साहब मेरा गला पकड़ा गया, फिर मेरे जोड़ पकड़े गए, फिर डॉक्टर साहब मेरे दिल में दर्द शुरू हो गया। गले का दर्द खत्म हो गया, जोड़ों का दर्द आ गया, और दिल में दर्द शुरू हो गया। इसकी एक बड़ा खूबसूरत, मेरा दोस्त है डॉक्टर नियाजी, अजीज़ नियाजी, उसने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इसके लिए बनाया हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट, किस द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट। कि गले से स्टार्ट होता है, जोड़ों को टच करता है, और फिर हार्ट में जाके बैठ जाता है। दिस इज फिर रूमेटिक हार्ट डिजीजेज बनती है, फिर स्टेनोसिस होता है, वाल्वुलर डिजीज, ये सारी फिर बनती है। तो इसका टेस्ट क्या है, इसका आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा, स्टेप्टोकोकस इसका वजह है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेप्टोकोकस। तो कुछ डिफ्रेंशिएट करना समझ आई आपको? गाउट का कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप बैक्टीरिया से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक जोड़ सूजा होगा, साथ बुखार होगा, आप उसको एस्पिरेट करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, कोई ना कोई बैक्टीरिया निकलेगा। लेकिन मैं इसको डिटेल भी करूंगा। मैं आज सिर्फ गाउट, मेरा टॉपिक आज सिर्फ गाउट था, गाउट की इमरजेंसी थी। और इमरजेंसी यही आती है, इसकी गाउट की आती है। बंदे का पाँव जो आज दफ्तर ही नहीं गया, क्या हुआ जी, वो पता नहीं जो वो उन्होंने अंगूठा सूझा है, जिन्होंने पैर सूझा, यही होता है ना। तो दिस इज इमरजेंसी।
और वो क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, यूरिक एसिड को नीचा करने की दवाई देंगे और साथ पेन किलर देंगे। उन्होंने 3 दवाइयां देनी है इस मरीज को, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक पेन किलर, एक गो यूरो। वो भी पता है उधर क्या करते हैं वो। एक उसने जनाब कोई पेन किलर कोई ना कोई दे देना जी, पैनाडोल खाएं जी, फलाना खाएं, और साथ यूरिक एसिड कम, गो यूरो खा लें जी, और साथ जो है ना टेम्परेचर की कोई दवाई दे देगा। तो आपने क्या करना है, जो जब गोउट आएगा ना, गोउट आएगा, आपने उसको इमीडिएट विद इन मिनट 2 मिनट इफेक्ट्स अगर शो करना है, विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट, विद इन 3 मिनट, आप बर्बरस 200 की एक डोज उसके मुंह में डालें, उसको कहें मैं बाकी दवाई तुम्हारी बनवाता हूँ, ज़रा थोड़ी देर बाहर बैठ, 5 मिनट बाद अंदर बुला लें, दर्द नहीं होगा उसको। ये मेरा दोस्त है डॉक्टर उस्मान का, ये बड़ा जमूदा फार्मूला है बर्बरस वाला, वो अक्सर ये यूज़ करता है और मैं मेरे ट्रायल में भी आया, और ये बंदा इमीडिएट कहता है कि मेरे इस दर्द में फाका हो गया, कंफर्टेबल हो गया, मैं चलने के काबिल हो गया। हम इसमें 2 बेसिस हमने सेट किए हुए हैं। एक तो हम इसको ये जो यूरिक एसिड बनता है, इसके पीछे कुछ मैथमेटिक मेडिसिन भी मैं लगाता हूँ, मैं डोरिनम लगा देता हूँ, मैं ड्रोसा लगा देता हूँ। हम इमीडिएट इफेक्ट्स इसका अगर आप देंगे ना, तो सुबह उसका यूरिक एसिड भी कम होगा, सुबह उसका जोड़ की स्वेलिंग भी कम होगी, और सुबह वो कब चलने के काबिल भी होगा। मतलब बर्बरस से अगला स्टेप, आप उसको आर्टिका यूरिन CM की एक डोज दें, और उसको लीडम पाल CM की एक डोज दें। वो घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर कंफर्टेबल हो जाएगा। और यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम आर्टिका यूरिन 200 की रोज दे देते हैं। हम यूरिक एसिड को कम करने के लिए आर्टिका यूरिन दिन में 3 टाइम भी दे देते हैं। और इसको एक और दवाई बहुत अच्छा यूरिक एसिड को डाउन कर देती है, जैसे लिथियम कार्ब है, लिथियम कार्ब। आप जरा वो दवाइयाँ लगाएं, मैं थोड़ी सी, अब मैंने कुछ दवाइयाँ बोरक से उठाई हैं, लाएं जरा मैं दिखाता हूँ। ये जो गोल्ड की इमरजेंसी है ना, या आप यकीन माने एलोपैथिक में इतना जल्दी बंदा नहीं चलता, वो उसको हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो वो पेन किलर भी खाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी खाएगा, फिर यूरिक भी खाएगा, तो फिर आस्ते आस्ते यार लाए ना उसको। जो मेरा लेक्चर है गोल्ड का, हाँ जी, आप इसकी आगे डिटेल है ना, वो किधर है, ये किधर आ गई है? नहीं, वो मुझे दिखाए ना। हाँ जी, अब देखिए एक्यूट गोल्ड में द मोस्ट मार्क कैरेक्टरिस्टिक pertains to the odor and the color of the urine. It has marked action on metabolism. It's produce and cure symptom of uric acid, that is with the urine highly colored and very offensive and gouty symptom. अब ये भी यूरिक एसिड की दवाई है। इसका क्या होगा कि इसको अगर आपने बाकी दवाइयों से डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो आप इसके अंदर यूरिन के अंदर बहुत ऑफेंसिव स्मेल होगी, और यूरिन के अंदर ऑफेंसिव स्मेल जो है ना, वो आपकी एसिड नाइट्रिक के अंदर भी होती है। यहाँ फिर आपको कंपैरिजन में जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो है ना, वो ये जो यूरिक एसिड नहीं बड़ा होता, ये ध्यान में रखें। उसकी ये जो गोल्ड की सिम्टम उसके अंदर नाइट्रिक एसिड के अंदर नहीं होगी। उसके जोड़ पकड़े जा सकते हैं, उनके अंदर दर्द हो सकता है, लेकिन ऑफेंसिव यूरिन के साथ यूरिक एसिड इंक्रीज एंड गाउट, दैट इज अ बेंजोनिक एसिड। आपको मैं और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं कि एक तो मैंने वो आपको कहा आर्टिका, फौरी तौर पर आर्टिका ले ली, वो भी कम करेगा, लेकिन आप और केस फंस भी जाते हैं ना, केस फंस भी जाते हैं
तो फिर क्या करना है आपने, फंस जाते हैं फिर। और आपने अब एक और दवाइयाँ देखें जी, कोल्चिकम अफेक्ट्स मार्कली द मस्कुलर टिश्यू, पेरिस्टोनियम। ये पेरिस्टोनियम क्या है, पेरियोस्टियम क्या है? ये पेरियोस्टियम ये है कि जोड़ों की वही झिल्लियां और उसको सोजन आ जाती है, पेरियोस्टियम। एंड सिनोवियल मेम्ब्रेन्स ऑफ द जॉइंट। अब ये कोल्चिकम जो दवाई है ना, आपको कोई कहेगा मेरी तो ऑटोइम्यून डिजीज है डॉक्टर साहब, मुझे तो रूमाटाइड आर्थराइटिस है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है आपको? सिनोवियल मेम्ब्रेन पे वो अटैक कर रहा है ना, है ये ऑटोइम्यून है। ये देखे बोरक ने लिखा हुआ है, लेकिन बोरक ने यहां ऑटोइम्यून नहीं लिखा। तो कोल्चिकम कहां काम करेगी? जहां ऑटोइम्यून होगा और किस पे असरअंदाज होगी। और इसका एक टेस्ट होता है आर ए फैक्टर का। इसका हमेशा सुबह को दर्द ज्यादा होगा, अर्ली मॉर्निंग, फिर थोड़ा बेहतर हो जाता है। और इसके क्राइटेरिया ये है कि साथ, अच्छा बाद दफा आर ए फैक्टर पॉजिटिव भी होता है, लोगों को जोड़ों को दर्द नहीं होता, लेकिन आर ए फैक्टर भी एक क्राइटेरिया कि आर ए फैक्टर भी आप करवा लें। और इसका जो पेन होगा वो मैंने आपको कहा ना कि यहाँ जैसे पेन होगा, फिर ये जोड़ पकड़ेगा, फिर ये पकड़ेगा, समझ आइए ना, यहाँ पीछे से स्टार्ट करेगा। एक कार्पल, जो इसको कार्पल कहते हैं, कार्पल, इसको कहते हैं कार्पल बोन। और कार्पल जो उसका आता है, एक हमारे पास ये अक्सर पेन आते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ आपकी एक्टिया स्पाइकाटा बड़ा अच्छा करती है, ये एक्टिया, ये दर्द यहाँ से ये भी देखें ना ऑटोइम्यून है, आपको एक्टिया स्पाइकाटा को भी आप उठा के लगाएं। अब वो उसमें लिखा नहीं है दिस इज द ऑटोइम्यून, ये तो हमारी स्टडी है भाई, हम आने वाली नस्लों के लिए एक नया काम कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए, और हम ये नया काम करें, ये कहीं भी नहीं है। हमने इसकी पैथोलॉजी से हमने दवाइयां वहां से उठाई हैं, और अब जो मटेरियल मेडिकल लिखा जाएगा उसमें ये लिखा जाएगा कि कोल्चिकम एक्टिया स्पाइकाटा ये ऑटोइम्यून डिजीज की भी दवाई है। समझ आइए आपको? जबकि हमारी किताबों में ऑटोइम्यून डिजीज का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जो अटैक हुए हैं, जो प्रूविंग में आया है, उसने क्या किया है, उसने सिनोवियल मेम्ब्रेन्स पे अटैक किया है, और सिनोवियल मेम्ब्रेन्स को वो रिजिड कर देता है, हार्ड करा देता है, उसके अंदर से सिक्रीशन को वो सख्त हो जाती है, रिजिड हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, फाइट कर करके। वहां अगर उसका उस वक्त आप एक्सरे देख रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि वहां ब्लड का रश बड़ा ज्यादा हो जाता है, ब्लड रश करता है, आपको वहां ब्लड ज्यादा नजर आएगा उस पे एक्सरे पे, उस पे ब्लड की। उसकी वजह है कि जहां बॉडी के अंदर क्राइसिस आते हैं तो आपका सारा इम्यून सिस्टम वहां फाइट करना चाहिए। अब फाइट उसने लिए ना अपने सिस्टम के, उसने समझा कि ये कोई फॉरेन बॉडी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं वो जी मैं तो समझा कि बाहर का बंदा फायर मारा, अपना ही बंदा मार देता है, दिस इज द ऑटोइम्यून। समझ आइए, गलत शिनाख्त कर लेना। अक्सर होता नहीं है, कोई लड़ाई हुई जी तो अपने बंदे दो मारे गए अपने फायर के साथ, ऐसा होता है ना। तो ये अपने हेल्दी टिश्यू को खुद ही फाइट करना शुरू कर देता। तो वो कोल्चिकम में देखे उसने बड़ा synovial membranes of the joint has specific power up to relieve the gouty proximus. It seemed to be more beneficial in a chronic affection of these parts. The parts are red, hard, swollen, tearing part, worse the evening and the night, and from the touch, stubbing the toes, hurt the exceedingly. अब सुर्ख होगा, सूजा हुआ जोड़ आपको बताया कि होगा, और वो एक साइड से नहीं होगा, पूरा उसको करेगा।
एक साइड को होगा तो समझो गोट है, और गोट मुश्किल ज़्यादातर आप जोड़ों में ऊपर भी आएगा, लेकिन टो पकड़ता ज़्यादातर टो पकड़, बाकियों में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन टो पकड़ के आता है। और टो पकड़ के का आता है लीडम पाल, आपको टो पकड़ता है, आपका पेन स्टार्ट फ्रॉम अप साइड। ये मैंने इसलिए लिखा है कि जब आप मटीरियल वेंडिका पढ़ेंगे ना, तो आपने वो 4-5 चीज़ें डिफ्रेंशिएट की हुई हैं कि व्हाट इज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज़ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हाट इज़ द गाउट, फिर आपको यहाँ से दवाई की समझ आएगी। आगे चलें। फार्मिका रूफा, एन आर्थराइटिक मेडिसिन, गाउट, इसका मतलब फार्मिका रूफा जो है वो यूरिक एसिड पे भी काम करती है। एंड आर्टिकुलर रूमेटिज्म, इसका मतलब है फार्मा का रीफा जो है रूफा है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे भी काम करती है। समझ आई आपको? ये गाउट पे भी काम करती है, ये ऑटोइम्यून पे भी काम करती है। रूमेटिज्म, व्हाट इज द रूमेटिज्म, व्हाट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस? इट इज ऑटोइम्यून। पेन, वर्स मोशन, better pressure, right side most affected, chronic gout and stiffness of the joint. Acute outbursts of the gouty poison, especially when assuming the neurologic form, tuberculosis, carcinoma and lupus, chronic nephritis। अब जरा देखें TB, अब जो ऑटोइम्यून में टीबी भी सबब हो सकती है, ऑटोइम्यून में कार्सिनोसम कैंसर भी सबब बन सकता है। तो ये कितनी मजे की दवाई है। आपने फार्मास्यूटिकल का एक एक लफ्ज बड़ा उसने चुन चुन के लिखा हुआ है। एंड द लूपस, व्हाट इज द लूपस? लूपस में भी जोड़ों का दर्द होता है, और लूपस क्या है? दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। नेफ्राइटिस भी क्या आता है? ये भी ऑटोइम्यून डिजीज इसमें आता है। एक नेफ्राइटिस स्पेशल है जिसके अपने सेल, उसके किडनी खराब है, ये तो ऑटोइम्यून में आता है। कंप्लेंट फ्रॉम द ओवरलिफ्टिंग अपोलेप्टिक डिजीज हैज मार्क्ड डिटरमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पोलिप्स। बाकी इसकी और चीज़ें हैं। जो बात आपको मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि ये देखें, ये ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री अगर किसी की हो, कार्सिनोसिस की हिस्ट्री हो, उसको गाउट हो, उसको रोमेटाइड है, तो आप फार्मिका रूफा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अंधाधुंध फायर करेंगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। ऑर्टिका यूरन, इसकी मेन सिम्टम क्या है? गाउट एंड यूरिक एसिड जैसे, जहाँ कॉमनली बगैर आप किसी उसके, जहाँ आपको गाउट आता है, जहाँ यूरिक एसिड की ज़्यादती आती है। यूरिक एसिड की ज़्यादती किडनी फेलियर भी करती है। यूरिक एसिड की ज़्यादती जो है आपके स्टोन बनाती है। जितने एसिडिक रिएक्शन यूरिन आते हैं वो समझें कि सारे जो है ना वो यूरिक एसिड के स्टोन हैं, और जो अल्कलाइन आते हैं वो स्टोन किसके हैं? वो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करता है। जहाँ तेजाब होगा वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो ये जो है, ये जो गाउट वाला लेक्चर है, ये कंप्लेंट विद किडनी पेन भी पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट हो सकता है कि मेरे गुर्दे में भी दर्द हो, क्योंकि वो पथरी भी बनाता है ये। अब लीडम पॉल, द अफेक्ट स्पेशली द रूमेटिक डियाथिस, मतलब रूमेटिक डिजीज पे भी काम करता है। गोइंग थ्रू ऑल द चेंजेस फ्रॉम functional pain in the arterial secretion and deposit of solid, deposit the solid earthy matter, कि जोड़ों पे यूरिक एसिड भी अर्थी मैटर है, ये डिपॉजिट हो सकता है। तो आप इसको यूरिक एसिड में भी यूज करते हैं। और ये जो
इसकी जो प्रूविंग है, ये बेसिकली बिग टो को पकड़ता है ना फौरन, लीडम पाल। और मेरे जो हमने जो तरतीब रखी है, आर्टिका देते हैं साथ लीडम दे देते हैं कि उधर यूरिक एसिड पे भी अटैक करते हैं और साथ लीडम की अपनी एक अलामत है उस पर भी अटैक करते हैं, और इससे फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। और ये होता है कि ये टो से शुरू होगा, और ये जो आपका जो गाउट है ये इसी तरह जाता है, पाँव पकड़ता है, फिर ऊपर घुटने पे आ जाएगा, फिर ऊपर इन जोड़ों में आ जाएगा। द लिथियम कार्ब, द क्रॉनिक रूमेटिज्म, फिर ये भी जोड़ों के दर्दों की दवाई है। एंड कनेक्टेड विद द हार्ट लीजन and asthenia of the failed for the this remedy, rheumatic nodes, uric acid, whole body is a sore। अच्छा, ये अब देखें कि ये दवाई कितनी जगह काम कर रही है। यूरिक एसिड पे, गोट पे भी काम कर रही है, ऑटोइम्यून पे भी काम कर रही है, और ये दवाई दिल की बीमारी के साथ अगर जोड़ों का दर्द है वहां भी काम कर रही है। इसका मतलब है ये आपकी ये दवाई जो है ये रूमेटिक फीवर में भी काम करेगी। ये दवाई रूमेटिक फीवर में भी काम करेगी, और अक्सर मेरी कहता है जी मेरी दिल की भी तकलीफ है और मेरे जोड़ों का भी दर्द है। यूरिक एसिड पे भी काम करेगी और रूमेटिक फीवर पे भी काम करेगी। आगे चलते हैं। एक्यूट गोट, बर्बरस, ओल्ड गौटी कॉन्स्टिट्यूशन, एक्यूट पेन ऑफ द बिग टो। ये कहता है क्रॉनिक रूमेटिज्म है। अब क्रॉनिक रूमेटिज्म का क्या मतलब है कि जिसका मतलब ऑटो, ये तो रूमेटाइड में भी काम करती है बर्बरस, ये यूरिक एसिड में भी काम करती है, और मैंने आपको इसका इमीडिएट इफेक्ट भी बताया है। इसके बाद एक और दवाई है एक्थाइलम, एक्थाइलम। अच्छा, मैं पढ़ता रहता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से कोई चीज़ क्लिक करती रहती है, हालांकि ये बहुत नॉन मेडिसिन नहीं है। इसमें भी उसने लिखा है क्रॉनिक रूमेटिज्म एंड यूरिक एसिड। यदि आप बोरा खोलेंगे ना, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, और ये इटैलिक लाइन लिखी हुई है। जब आप बीमारी को समझेंगे ना, जो मैं कहता होता हूँ बीमारी, इलाज के दो हिस्से हैं, पहले बीमारी को समझो फिर दवाई को समझो। अब जब आज आपने ये डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया है कि व्हाट इज द गाउट, व्हाट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हाट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज द बैक्टीरियल आर्थराइटिस, व्हाट इज द रूमेटिक फीवर आर्थराइटिस, तो फिर आपको बड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? फिर अंधाधुंध फायर आप नहीं मारेंगे, आप साइंटिफिक ग्राउंड्स पे इलाज करेंगे, और इसके बकायदा टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दवाई हमने लिखी है यूरिक एसिड, दवाई का नाम है यूरिक एसिड, जो इसी यूरिक एसिड से बनती है। इसको आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी दे सकते हैं गोटी पेशेंट्स को, एक डोज दे दिया करें बीच में, एक डोज। ये मैं अभी वहाँ यूके से लेके आया हूँ, यूरिक एसिड 1 ml। फिर एक दवाई है यूरिया। यूरिया भी जो है एज ए इंटरकरेंट के तौर पे, हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे आप यूरिक एसिड के गोटी पेशेंट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो पीछे रह गई एक दवाई, और क्या थी वो, कालीबाइक्रोमिकम। अच्छा, कालीबाइक्रोमिकम भी बड़ी मज़े की दवाई है। ये स्पॉट पेन है, पेन फ्लाई रैपिडली फ्रॉम वन जॉइंट टू सेकंड जॉइंट, मतलब ये वॉन्डरिंग पेन होते हैं, यहाँ से अब इधर इधर अक्सर में, और जी सुबह इधर से इधर आ गया, रात को इधर था जी अब इधर आ गया, अब ये जोड़ सूझ गया जी। ये लीडम भी इस तरह करती है, एक जोड़ को छोड़ के दूसरे पे पहुंच जाती, तीसरे पे पहुंच जाती, चौथे पे पहुंच जाती। ये कालीबाइक्रोम का जोड़ा, ये खासा पल्सर टीला का भी है।
एक पकड़ेगी दूसरा पकड़ी फिरता है, वो एक जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा जोड़, ये कंपैरिजन भी आपको करना पड़ेगा। पल्सर काली बाइक्रोमीट, लीडम, अक्सर मरीज आते हैं कि ये जोड़ पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, अब इधर आ गया जी, सुबह ये सूजा हुआ था, रात को ये सूजा हुआ। पेन फ्लाई रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें अगर मैंने काली सल भी है और पल्सर भी है। वॉन्डरिंग पेन अलोंग द बोन्स, वर्स कोल्ड पेन इन द स्मॉल स्पॉट पे। और वो कहता है कि स्मॉल स्पॉट, ये इसके दर्द, मैदे का भी दर्द होगा तो वो कहेगा जी मैं यहाँ जितनी देर में उंगली रखता हूँ इसके नीचे दर्द आता है, इधर स्पॉट। अच्छा, स्पॉट पेन पे तो क्या बात है काली बाइक्रोमिकम की। काली बाइक्रोमिकम कभी स्पॉट पेन पे फेल ही नहीं होती। जो ये आ जाता है फिंगर के नीचे दर्द, इतनी जगह पे दर्द है जी, इतनी जगह पे दर्द है। और वॉन्डिंग इवन स्टोमक में भी इतना सारा जो दर्द, यहाँ जी बात इतनी सारी जगह पे, कहीं भी स्पॉट पेन है तो काली बाइक्रोमिकम। इसको आगे ले चले। गोट की समझ आ गई? मैंने वैसे पढ़ाना आपको गोट ही था, लेकिन मैंने कंपैरिजन आपको दिया है ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो ऑटोइम्यून डिजीज की तरह, कि बजाय कि गोट ठीक करने की जगह आप ऑस्टियोआर्थराइटिस पे लगे रहें, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे लगे रहें, आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे लगे रहें। तो मैं ये भी ऑटोइम्यून है, बंदा कंफ्यूज होकर ऐसे बोंगे फायर मारता है। तो मैं उससे बचाने के लिए मैंने एक्यूट हमारी इमरजेंसी गोट की थी, लेकिन ये मैंने आपको साथ कंपैरेटिव स्टडी इसलिए दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे चलेंगे। एक्यूट बैक्टीरियल सेप्टिक आर्थराइटिस, इसका वैसे मैं जिक्र कर गया हूँ, लेकिन मैं यूजुअली सीन द यंगर चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट, ये सब में आ सकता है। बैक्टीरिया जो नहीं ना देखता ये बच्चा है, ये बड़ा है, कोई भी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने कहा थोड़ा सा उसमें आएगा। यूरिक एसिड भी बच्चों में बहुत कम आता है, ये मैं आपको, बड़े ज़्यादा गोश्तखोर होते हैं और खाते हैं, बच्चे तो दूध पीते हैं तो उनका यूरिक एसिड इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये अडल्ट की भी है, ये तो सारों की मिक्स डिजीज। अक्सर बच्चे आते हैं जोड़ सूजा हुआ, फूला हुआ। यूजुअली सीन द यंगर चिल्ड्रन, द ओल्डर एंड 55 ईयर ऑफ एज। इसका रिस्क फैक्टर क्या है? 80 साल से ज़्यादा होगा तो बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अल्कोहलिज्म, शराब पीने वालों के लिए ये रिस्क फैक्टर है। शुगर वालों के लिए स्किन इन्फेक्शन, HIV, क्रॉनिक आर्थराइटिस एंड रिसेंट इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस, स्पेशली स्टीरॉयड जो लोग खाते हैं उनके लिए जब ये हो जाता है तो उनके लिए रिस्क फैक्टर। प्रेजेंटेशन क्या होगी? फीवर होगा, बुखार के साथ आएगा, जोड़ सूजा होगा, एंड एक्चुअली फ्लैम जॉइंट विद जॉइंट फिन, और पानी होगा। अक्सर आपके पास जी मेरे डॉक्टर ने दसा तेरे जोड़ पानी पे, और पानी काट भी, मेरा उसने सिंजा भर के पानी काट भी लेता है। तो दैट वो ये उसकी सिम्टम है कि दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके कॉज आगे जाके मैं इसके कॉज भी बताता हूँ। आगे चलें जी थोड़ा सा, इसको आगे इसकी बैक्टीरिया जरा बताएं। इसकी माइक्रोबायोलॉजी की है तो ये जो मेथासिलीन है, मेथासिलीन, व्हाट इज द मेथासिलीन? मेथासिलीन जो है वो पेनिसिलिन है। तो ये पेनिसिलिन को भी जो है ना वो रिस्पांस नहीं करता। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस है, जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है ये इसके अंदर होता है, और इसको पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस है, पेनिसिलिन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये जरासीम क्या है? स्टेफिलोकोकस है, और वो इसने लिखा कि ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंस होता है। वैसे स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया
स्टेप्टोकोकस का, स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट, टच द, किस द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट। ये स्टेप्टोकोकस है, ये भी जोड़ के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। आप जब इसका एनालिसिस करेंगे आप तो उसमें स्टेप्टोकोकस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सूडोमोनास ये भी एक बैक्टीरिया है, नाइजेरिया गनोरिया। आपको पता है कि मैं अक्सर हम मेडोरिनम का इस्तेमाल करते हैं जोड़ों में, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये कॉज एक फैक्टर एलोपैथिक पे ने भी रखा हुआ है कि ये गनोरिया जिनको होता है उनके जोड़ों में भी सोजन आ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर स्टेफ्लोकोकस वाला आया तो हम क्या करेंगे, उसको एक डोज स्टेफ्लोकोकस की देंगे, और एक जो हमारी अर्थराइटिस की मेडिसिन हैं, मसलन आप उसको ड्रोसरा भी दे सकते हैं, उसको ब्रायोनिया दे सकते हैं, उसको रोस्टॉक्स दे सकते हैं, थोड़ी सी मोडालिटी चेक करके आप उसको दवाई कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टेफ्लोकोकस के बगैर वो ठीक नहीं होगा। अगर आपके पास स्टेफ्लोकोकस नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोनियम दे दें, आप बेसिलिनियम दे दें। इसी तरह जो स्टेप्टोकोकस आएगा वो आप स्टेप्टोकोकस देंगे। उसके बाद जोड़ स्वेल है तो बेशक आपका कालीबाइक्रोमिकम का है स्पॉट पर, वो कालीबाइक्रोमिक काम करेगी, रस्टॉक्स काम करेगी, मोडालिटी चेक करें, ब्रायोनिया काम करेगी, मोडालिटी चेक करें कि चलने से जाती है तो ब्रायोनिया दे दें, चलने से फाका है तो रस्टॉक्स दे दें, स्मॉल जॉइंट्स पे हैं और कॉल्चिकम दे सकते हैं, ठीक है जी। और जहाँ सूडोमोनास की एक डोज दे दें, ये भी निसोड है मौजूद है। और आपके पास गनोरिया के लिए आप मेडोरिनम का इस्तेमाल करें, ठीक हो गया जी। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जॉइंट फ्लूइड इज एस्पिरेट, वहां से उसको निकालें एंड सेंड फॉर द CBD क्रिस्टल एनालिसिस एंड ग्राउंड स्टेन एंड द बैक्टीरियल कल्चर, उसको आप उसको भेज दें CBC के लिए और साथ कल्चर के लिए भेज दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी डायग्नोसिस ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये इमरजेंसी थी जी। अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा मैं एक और इमरजेंसी भी स्केलेटन की रह गई वो कर लेते हैं। लाइन जी आगे एक लाइन डायग्राम, उसकी स्पाइन की डायग्राम। अब ये है स्पाइन हमारी, इसकी इमरजेंसी क्या हो सकती है। इसकी इमरजेंसी पहले तो सर्वाइकल दिखाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अब C1 C3 C1 पहला मोरा ये फ्यूज हुए होते हैं, C1 C2 बल्कि 3 भी फ्यूज हुआ होता है। ये नेक के मसल में पेन आएगा। और एक स्टडी ये भी है कि ये उन लोगों को होता है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये पहले 4 मोरे उनके पकड़े जाएंगे, पहले 4 मोरे। ये नेक में पेन रहेगा इधर ही, ये नेक में पेन रहेगा, ये देखा ना C1 2 3 है? ये C1 C3 C1 है, ये C1 और 2 फ्यूज हैं, दोनों इकट्ठे हुए मोरे। ये नेक के मसल में दर्द होगा इधर ही, अगर यहां दर्द है तो कॉकुलस है, ये दर्द है तो कॉकुलस है। दर्द डायफ्राम में, ये नीचे आएगा, वो कहेगा दर्द मेरा नीचे आ रहा है, तो आप ये समझे C4 पकड़ा गया है। अब यहाँ ऑस्टियोफाइट होगी, डिजनरेशन होगी। यहाँ बेस 2 चीज़ों की ध्यान में रखें, यहाँ सिफलिनम है और यहाँ ड्रोसरा, ये ना भूलें। और अगर चेहरे पे आपके वार्ड साइकोटिक नजर है तो मेडोरिनम बेस को सेट कर लें, सिफलिनम को कर लें, मेडोरिनम को कर लें, ड्रोसरा को कर लें। हैं जी, दे सकते हैं, पहले मेडोरिनम बाद सिफलिनम। अब अच्छा, और बेहतर रिजल्ट नहीं आ रहा
एक डोज सिफलिनम दें, एक ओरोमेड की, एक फास्फोरिक कैलकेरिया फ्लोर दें, या ऑस्टियोफाइट बनते हैं, या ऑस्टियोफाइट बनते हैं, उसकी कंप्रेशन आती है, उसका दर्द आता है। तो ऑस्टियोफाइट को कौन ठीक करेगा? कैलकेरिया फ्लोर करेगा। सिफलिनम की आपने बेस बना ली, ओरोमेड की बेस बना ली। अब ये डेल्टाइल मसल में 5 अगर इन्वॉल्व है तो ये मसल आ जाएगा। यहां भी वही आर्डर लगेगा। यहां मोस्ट कॉमनली जो चेंजेस आती हैं वो ऑस्टियोफाइट्स के नोके निकल आती है हड्डी की। अब C5, C6 और C7, ये दर्द यहां से उठेगा तो ये यहां रिस्ट तक आएगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे ये पक्के किए हुए हैं, मैं उनको कहता हूं तुम्हारा C5 खराब है, C4 खराब है, C6 खराब है। वो कहते हैं जी हमने MRI कराई, इसी तरह खराब है। वाकई यही खराब है? आपको कैसे पता? हमें ये पढ़ पढ़ के पता है कि ये कहाँ दर्द आता है, ये दर्द कहाँ आता है। हमने सिम्टोमेटोलॉजिकली इसको, समझ आई आपको? अब C7 और 8 होगा, दर्द फिंगर तक आ जाता है। तो मैक्सिमम वही काम दवाइयां करती हैं, लेकिन अगर ये दर्द फिंगर तक आ गया तो फिर पेरिस क्वाड्रिफोलिया बहुत अच्छा काम करती है। ये सुन हो जाए तो एक और दवाई है सुंबल। पेरिस क्वाड्रिफोलिया ये फिंगर तक दर्द ले आ जाती है। अच्छा, ये जो रिस्ट तक ये आते हैं ट्राइकिस, ये सारे दर्द जो है ना, आपको मैंने जो पहले दवाइयां बताई हैं, सिफलिनम, ओरोमेड, फास्फोरस का, अगर गर्मी लगती है तो फास्फोरस दे देंगे। सर्दी से दर्द में, सर्दी मरीज के ऊपर यहाँ कंबल रखता है या चादर रखता है या कुछ रखता है, तो फिर सलेशिया, फास्फोरस को हटा दें, वहाँ सलेशिया लगा दें। फिर यहाँ दवाइयाँ जो है ना, मैकफास और आइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती हैं नर्व्स के लिए। आप एक डोज 1 mg की मैकफास की दें, एक आइपेरिकम की दें, 5 मिनट में बंदा कहेगा मैं रिलीफ में हूँ। फिर रिपीट कर दें दोबारा रहते, फिर फर्क नहीं पड़ता। एक वलेराना लगाएं, फिर मैकफास, फिर आइपेरिकम दे दें। इस तरह पेरिस क्वाड्रिफोलिया काम नहीं करती, एक वलेराना दें फिर बेल। अच्छा, पैरालिटिक पेन आ गया, वो कहते हैं सुन्न होता है और दर्द होता है, तो फिर कास्टिकम है। आगे मजा। अब ये एरिया जो है ना, मोस्टली थोरेसिक का जो 12 मोरे हैं, ये मोस्टली आपको जहन में रखें, ये बहुत कम खराब होते हैं, क्योंकि इसको आगे यहाँ इसकी ग्रिप है, ये कम खराब होते हैं। यहाँ अगर कोई बंदा आके पेन का आपको कहेगा इन 12 मोरों के अंदर, तो समझे ये बात कोई बड़ी गड़बड़ है। या तो डायरेक्ट यहाँ इंजरी होगी, या मेटास्टेसिस होगा, या कैंसर होगा, या ट्यूमर होगा। इसको ये समझे कि ये यहाँ से लेके ये जगह जो है 12 मोरों की, ये कोई आम पेन नहीं है। यहाँ ऑस्टियोफाइट बहुत कम बनते हैं, यहाँ डिसलोकेशन बहुत कम होती है, क्योंकि इसको ग्रिप है, ये पूरा पिंजरा बना हुआ है ना। ज्यादा कंप्लेन आएगी इस एरिया में, ये जो है आगे नीचे ले जाएंगे, इसका नीचे वाला हिस्सा दिखाएंगे, और नीचे जाए। वो किधर है शर्टिक वाला? अब व्हाट इज द शर्टिका? शर्टिका जो है ये L4, L5, S1, S2, S3, ये 5 मोरे हैं जिनसे ये शाखें निकलती हैं, ये देखिए। और ये बंडल बड़ी शाख बनता है जिसको शर्टिक नर्व कहते हैं। अच्छा, जो बंदा आपको ये कहेगा जी मेरा ये दर्द यहाँ से नीचे जा रहा है, चाहे लेफ्ट को जा रहा है या राइट को जा रहा है, तो ये समझे इसका शर्टिका है। आप उसको कह सकते हैं कि आपका L4, 5 खराब है, आपका सेक्युलर S1 और 2, 3 में खराबी है, और वो जाके MRI करेगा, तो चूंकि आपने ये उसको बताया हुआ तो वो वही आएगा। जब ये कंप्रेस करेगा तो शर्टिक नर्व एक तरफ,
अगर ये कंप्रेस नहीं कर रहा तो पेन या लोकल होगा। सिर्फ कमर में दर्द है जी, वो कमर का दर्द जो है वो L1 2 3 का हो सकता है, वो शैटिका का नहीं हो सकता। वो S4 5 का हो सकता है, वो शैटिका नहीं हो सकता। जब भी शैटिका होगा पेन नीचे जाएगा। यहां की दवाइयां और हैं, यहां की दवाइयां फिर बदल जाएंगी। आगे समझ? दर्द कमर तक महदूद है तो आप ये समझें कि शैटिका नर्व नहीं कंप्रेस हो रही, और आप जब नीचे जाएगा तो आप उसको कह सकते हैं आपका L4 5 खराब है, आपका S1 L2 3 खराब है। इसमें कंप्रेस, इसमें बल जा सकता है, इसमें डिसलोकेशन इस एरिया में आ सकती है, इसमें डिके कैरीज हो सकता है, और इसमें ऑस्टियोफाइट्स हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली यह देखा गया है कि ये बेसिकली ये डिसलोकेशन ज़्यादा पाई जाती है। वो वेट उठाता है ना बंदा, ये तो ऊपर वाला एरिया ना, यहाँ ज़्यादा ऑस्टियोफाइट, यहाँ वेट उठाने की वजह से डिसलोकेशन हो जाती है। अब हम इसको जो सैटिक पेन आएगा, हम इसको हर पेन को इंडिविजुअल देखते हैं। मसलन वो ये कहता है कि मेरा दर्द दबाने और गर्म करने से अफाका है, तो हम मैकफास और कोलोसन देंगे। अगर वो ये कहता है कि मैं चलने से मेरा दर्द बढ़ता है, तो अमोनियम म्योर हम देंगे, और सेकंड चॉइस हमारी जाएगी ब्रायोनिया पे। और अगर वो कहता है कि मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब तो मैं बेहतर हो जाता हूँ, तो कभी रेस्टॉक्स फेल नहीं होती, कभी नहीं फेल होती। हमने यहाँ इंटरकरेंट रेमेडी रखी होती है वलेराना, हम एक वलेराना की डोज देते हैं, किसी दर्द सुन्न होता है और नमनेस पेन एंड नमनेस अल्टरनेट करता है तो नीफाइलम, नमनेस प्रोमिनेंट है तो फिर क्या है, फिर कैमोमेला। वो मैकफास वाला और कोलोसेंट वाला दबाता है और गर्म रखता है, लेक्सिस वाला हाथ भी नहीं लगाने देता, तो फिर लेक्सिस। और बस ये इसकी सारी यहाँ हाल है। इमरजेंसी समझ आ गया जी, याद रहेगा हैं? ठीक है जी, कोई हो गया मसला क्लियर? कोई मज़ा आ गया? कोई नहीं आया? अच्छा, फिर मोस्ट कॉमनली एक दर्द और आता है जो अक्सर फीमेल्स में होता है, मर्दों में भी होता है। वो दर्द होता है काली कारप का। अच्छा, काली कारप का भाई दर्द बैठने नहीं देता, काली कारप का दर्द बैठने नहीं देता, हमेशा मरीज उठ खड़ा हो जाता है, जैसे रस वाला। लेकिन काली कारप में बड़ी मज़े की मोडेलिटी ये है कि एक तो उसका दर्द सुबह 4-5 बजे उठा देता है, दूसरा वो अक्सर मेरी फीमेल कहेंगी जब से मेरे बच्चे होने शुरू हुए, बच्चों के बाद मेरा ये दर्द नहीं जा रहा। एंड एक और उसे मेंसेस के बाद ये दर्द बढ़ जाएगा, इंटरकोर्स के बाद ये दर्द बढ़ जाएगा, आफ्टर द यूरिनेशन दर्द बढ़ जाए, मतलब डिस्चार्जेस से इसको इजाफा हो जाएगा, और उधर लेक्सिस वाले को डिस्चार्जिंग से अफाका हो जाएगा। तो अच्छा, शैटिका की तो वो आपकी देखे ना, जिनसिंग शैटिका, टेलोरियम शैटिका, शैटिका भी आप पढ़ेंगे ना तो इतना पढ़ा है। यहाँ सल्फर बड़ा अच्छा काम करती है एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर, और वैसे भी शैटिका की बड़ी अच्छी है। तो लेकिन मेरे पास जो दवाइयाँ ज़्यादा जो काम करती हैं वो मैंने आपको निचोड़ बता दिया। दवाइयाँ और भी बहुत हैं, और जितना आप कहते हैं ना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होता जाएगा, लेकिन आपके मैक्सिमम केसेस इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।